नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज के द इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल एनालिसिस और शुरुआत करते हैं स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया है। तो बात की गई है कि डू नथिंग बी साइलेंट। सो कहाँ पर हमें कुछ काम ना करने की बात की गई है और साइलेंट रहने की बात बोली गई है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्पीकिंग ट्री में हमेशा की तरह जो आर्टिकल्स होते हैं एक तरह के मोटिवेशनल आर्टिकल होते हैं। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वहाँ पर आप जो है टिके रहो, उसी रास्ते के ऊपर आप स्टिक रहो, आगे चलते रहो, तो उसके लिए मोटिवेट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये बात बोली गई है कि जब भी हम सुबह उठकर जब हम बैठते हैं साइलेंस में, जब मेडिटेशन करते हैं, ओके, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उस समय जो हमारा माइंड होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो विचार होते हैं उसका एक आंधी वहाँ पर चल रही होती है विचारों की। ओके, अलग अलग तरह की चीज़ें जो दिमाग में आ रही होती हैं। तो उसमें होता क्या है, बैठे तो हम होते हैं, ओके, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि इन सब थॉट प्रोसेस से हम एक साइड पे होके जो अपना फोकस जो है परमात्मा के ऊपर लगाएं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता है। हालांकि ये मुमकिन है कि आप जो है पूरे परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाएं, लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं। ओके, बहुत सारे विचार जो है वो हावी होते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे ऑथर बात कर रहे हैं कि जो मर्जी आए, ओके, आपको जो है ना एक ही काम करना है, आपको इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ओके, बस स्टिल आपने बैठे रहना है और एक साइलेंट ऑपरेटर की तरह इनको देखते रहना है। जो भी सीन शिफ्ट होते हैं, जैसे माइंड में कभी कोई सीन आ गया, कभी कोई सीन आ गया, तो इनके साथ आपने चलना नहीं है, बस इनको ऑब्जर्व करना है, देखना है और अपनी कोशिश करनी है कि आप जिस काम के लिए बैठे हो उसके ऊपर फोकस करें। ओके, क्योंकि ये जो विचार आ रहे हैं ये आपके विचार नहीं है, ये जो आपके दिमाग के अंदर के जो सेल्स हैं उसके द्वारा जो है आपके दिमाग के चैम्बर के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जो है रह गई है, ओके, जो कि रहेगी। ओके, पता नहीं कब तक ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रहेगी। तो आपको जो है लाइफ टाइम जो है फोकस यही करना है कि जिस काम के लिए बैठे हो वहाँ पर फोकस करो, ध्यान को लगाओ वहाँ पर परमात्मा की ओर। धीरे धीरे जो है आपको जो आपका गोल है वो मिलेगा। ओके, धीरे धीरे जो है जो भी ये जानकारियाँ ये वास्ट ऑफ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो धीरे धीरे जो ये गंदगी है ये निकलती जाएगी। जब धीरे धीरे ये गंदगी निकलेगी तो आपको जो है एक आनंद का जो है अभाव होगा और जो आपका माइंड है वो बिल्कुल काम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल एक जो झील होती है, साफ पानी की झील, उसकी तरह। ओके, तो ऐसा जो माइंड होता है वो भरा होता है जॉय और पीस के साथ। तो ये था आर्टिकल, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का। तो ये जो फर्स्ट आर्टिकल है ये है एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑथर, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो न्यूज़ आई थी कि इंडिया का ग्रोथ रेट कैसा रहेगा। ओके, और साथ ही साथ एक बात बोली है कि पॉसिबल है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो जो है इन्वेस्टमेंट को कैटलाइज करे। सो कैटलाइज का मतलब यहाँ पर ये है कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट तो कर रही है। जैसे पीआईबी में मैंने कल डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारा पैसा जो है प्रोवाइड कर रही है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े। तो साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि कैटलाइज भी करो आप इन्वेस्टमेंट को, मतलब कि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट मंगवा। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की बोली गई है कि जो डाटा है जो कि ऐसी एजेंसीज के द्वारा दिया जाता है, जो ग्रोथ रेट, जो प्रिडिक्टेबल ग्रोथ रेट दी जाती है, उसके ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बात बोली गई है आईएमएफ के द्वारा, उन्होंने बोला है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब गिरेगी बाय डबल डिजिट। ओके, सो इसी साल में। तो उसके बाद यहाँ पर और बात बोली गई है कि और जो डाटा यहाँ पर फोरकास्ट किया गया था उसमें कहा गया था कि पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की है वो भी जो है कोलैप्स होगी आफ्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल बिलो बांग्लादेश। ओके, तो ये भी बोला गया था कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है उससे भी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे भी नीचे जो है हमारी पर कैपिटा इनकम जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात बोली गई है कि कंट्री जो है आने वाले समय में 4% के हिसाब से जो है ग्रो करेगी, इंडिया की यहाँ पर बात बोली गई है। तो ये सारा का सारा जो डाटा है, जो एक्सपेक्टेशंस है, ये आईएमएफ की द्वारा जो है लगाई गई हैं इंडिया की। तो आईएमएफ जो है एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये
ज़रूरत पड़ने पर इंडिया को लोन भी प्रोवाइड करता है। और जब 1991 के बाद जो नए रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए थे इंडिया में, तो वहाँ पर भी IMF ने ही जो है कुछ कंडीशंस के ऊपर जो है लोन प्रोवाइड किया गया था। ओके, तो काफ़ी मदद की है काफ़ी समय से इंडिया की। तो IMF ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के ऊपर ही फोकस करके काम कर रहा है, जितने भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो है मेंबर है IMF की, तो सबकी जो है ग्रोथ के बारे में वो कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन जो है लगाता रहता है। लेकिन ये भी नहीं है कि हर बार जो है उनकी प्रेडिक्शन जो सही हो, कई बार गलत भी निकल जाती है। ओके, तो इसी क्वेश्चन के ऊपर जो है ऑथर जो है बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर और बात बोली गई है कि जो रुपया है, ओके, तो वो जब भी गवर्नमेंट का एडिशनल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो हमने हिस्ट्री में देखा है कि रुपीस में जो है थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। ओके, अगर गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है तो रुपया जो है खड़ा होना शुरू हो जाता है आगे US डॉलर के मुकाबले। ओके, तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि और भी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है? यहाँ पर एक इंडेक्स की बात बोली गई है कि जो नोमोरास इंडियाज बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स है, ओके, वो बोल रहा है कि जो ग्रोथ है, जो सितंबर में जो ग्रोथ हुई है वो डिसलेटिंग है, मतलब गिरती जा रही है। इसके अलावा जो गूगल का मोबिलिटी इंडेक्स है वो भी यही बात बोल रहा है कि ग्रोथ गिरती जा रही है। ओके, जैसे बढ़नी चाहिए ग्रोथ। ओके, जैसे IMF ने बोला था कि 4% जो है अगले साल जो है कंट्री की ग्रोथ चलेगी, लेकिन अभी ग्रोथ का जो माहौल दिख रहा है वो गिर रही है दिन ब दिन। ओके, तो यहाँ पर अगर ग्रोथ को सही करना है तो हमें क्या करना होगा? एक इक्विलिब्रियम लाना होगा इकोनॉमी में। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात बोली गई है कि जो हम बात बोल रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली जो है इसको सही कर सकते हैं, कैसे मिनिमम स्पेंडिंग और मैक्सिमम ग्रोथ, ओके, या फिर कोई एक्ट करके, तो यहाँ पर इसको भी ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। ओके, तो स्पेंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। ऐसा नहीं हो सकता अभी जो माहौल है इंडिया का कि हम स्पेंड करें ना। ओके, कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी नहीं, तो कंज्यूमर स्पेंड ही नहीं करेगा पैसा तो सप्लाई नहीं आएगी, मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। ओके, तो अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा तो जॉब नहीं बनेगी, जॉब नहीं बनेगी तो ग्रोथ रुक जाएगी। सो आगे बात की गई है जो नॉन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है। ओके, जो खर्चा होता है, जैसे नॉन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर अभी जो सरकार मोस्टली जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो प्लान लेकर आ रही है। ओके, तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में जो खुद ब खुद जो है खर्चा होना शुरू हो जाता है, लोग स्पेंडिंग करने शुरू कर देते हैं। ओके, जब स्पेंडिंग करते हैं तो कोई अगर नई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो जॉब्स बनती हैं। तो यहाँ पर नॉन ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनमें एक फेयर का माहौल है कि अभी आने वाले कुछ समय तक, कुछ महीनों तक जो है वो उनको जॉब नहीं मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई है, फियर जो है, ओके, वो बहुत ज़्यादा है रेदर देन एक्चुअल जॉब लॉस क्रिम्स स्पेंडिंग। ओके, सो एक्चुअल जॉब लॉस जो स्पेंडिंग कम होने की वजह से हो रहा है, उससे ज़्यादा जो है लोगों के अंदर फियर है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर बात बोली गई कि कैसे जो है इस बिगड़ी हुई ग्रोथ को जो हम एक मोमेंटम जो है क्रिएट करके दे सकते हैं, कैसे एक मोमेंटम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर बात बोली गई है कि यहाँ पर कोई साइजेबल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिना इन्वेस्टमेंट के बात नहीं बनेगी। ओके, सो इंडिया डज नॉट हैव टू डिग होल्स एंड फिल देम अप। सो ऐसा नहीं कर सकता इंडिया खुद ही गड्ढे खोदे और खुद ही उन्हें भरे। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल बात की गई है कि गवर्नमेंट ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है, ओके, उसको शुरू किया है, जिसके अंदर जो है 6,866 प्रोजेक्ट हैं और कलेक्टिवली जो इनका कॉस्ट आएगा वो आएगा $1.7 ट्रिलियन। ओके, सो 100 लाख करोड़ तक का जो है इसका इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट का। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अभी चल रहे हैं जिनका कि कंप्लीट होना अभी ज़रूरी है, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चल रहा है, ठीक है, अभी काम चल रहा है उसका। जो एसेट मैनेजर्स हैं, ओके, जो पूरे जो पैसा है उसका लेन देन देखते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का कैसे आ रही है इन्वेस्टमेंट, कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो देखते हैं। सो इन चार्ज ऑफ ह्यूज पूल्स ऑफ सेविंग्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर ग्रोनिंग अंडर द बर्डन ऑफ नियर जीरो यील्ड्स एट होम। सो पूरे फॉरेन वर्ल्ड में जो एसेट मैनेजर्स हैं जिनके पास पैसा है, ओके, तो उनको वो पैसा जो है उनका ऐसा ही पड़ा हुआ है, उनको कोई यील्ड नहीं आ रही है, घर पे बैठे हुए हैं। तो इंडिया को यहाँ पर चाहिए
कि इन्वेस्ट जो है इंडिया में, वो पैसा जो है जो बाहर लोगों के पास है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में आके यहाँ पर इन्वेस्ट करें, ओके, जिससे कि इंडिया की ग्रोथ आगे बढ़े, उसको मोमेंटम मिले, ओके, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक बूस्ट मिले, और उनको जो है जो बाहर के इन्वेस्टर्स होंगे उनको एक अच्छा हम अट्रैक्टिव रिटर्न जो है वो बताएं कि हम यहाँ पर अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा आपको मुनाफा जो है आने वाले समय में मिलेगा। तो ऐसा जब तक अब अट्रैक्टिव रिटर्न्स हम नहीं शो करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन अभी जो कंडीशन जो हमारी इकोनॉमी की डिमांड है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात की गई है कि गवर्नमेंट कैन एंड शुड स्टेप अप इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, ओके, बट शुड फोकस मोर ऑन कैटलाइजिंग सच स्पेंडिंग इन इंडिया बाय फॉरेन कैपिटल। तो गवर्नमेंट भी खुद इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन साथ ही साथ ज़्यादा फोकस किस पे करे कि बाहर से इन्वेस्टमेंट जो है वो आए, उसको कैटलाइज करे किसी ना किसी तरीके से। तो उसके लिए कुछ स्कीम्स लेकर आए और ऐसा एक ट्रस्ट जो है पैदा करे ताकि कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो डरे ना इंडिया में इन्वेस्ट करने से। तो उसको उसके मन में ऐसा माहौल, उसके दिमाग में ऐसा माहौल ना बने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आज हमें अच्छा रिटर्न दे रही है क्योंकि आज उसको ज़रूरत है, तो हो सकता है कि 3 साल बाद जो अपनी पॉलिसी चेंज कर दे। जैसे अभी टोयोटा के साथ हो रहा है। टोयोटा ने अभी सीधे सीधे बोल दिया है कि वो अपनी एक्सपेंशन रोक देगा इंडिया में, ओके, एक्सपेंशन रोक देगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेचर हमारे प्रति लग रहा है वो ऐसा है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, आप जब चाहे जा सकते हैं, ओके। तो जब कोई फॉरेन कंपनी, टोयोटा जापान से बिलोंग करती है, तो ऐसा सोचने लगे तो आप खुद सोचो कि फॉरेन का इन्वेस्टर जब इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो क्या सोच के करेगा, ओके। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने के बारे में बहुत बार सोचते हैं और बहुत कम जो है इन्वेस्टमेंट आती है। और जितनी गिनी चुनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे जो स्टार्टअप्स इंडिया में चल रहे हैं, तो उसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है। सो इसके साथ में यहाँ पर ये बात बोली गई है कि अल्टरनेटिव जो कोर्स यही है कि अपनी जो पॉपुलेशन को भी जो ट्रेन करो, ओके। तो आगे जो है इकॉनमी जो है उसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है। यही था जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसके ऊपर जो है ऑथर फोकस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ग्रोथ आने वाले समय में भी गिर सकती है, इसको हमें टैकल करना है, सही करना है और पटरी पर जो है वापस लाना है। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कोल से जो है हम जो है मीथेन गैस बनाएंगे, ओके। सो जिससे जो है लो कार्बन एमिशन जो है आने वाले समय में प्रोड्यूस होगा इंडिया में, और जो बाहर की जो कंपनीज हैं, ओके, तो उसके ऊपर जो हम खर्चा करते हैं, वहाँ से जो नेचुरल गैस या तेल मंगवाते हैं तो इंपोर्ट करते हैं, वो हमारा जो है आने वाले समय में कम हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ओके। जो प्रोजेक्ट्स अभी नए लगाए जाएंगे, न्यू एंड नॉन कन्वेंशनल यूसेज ऑफ इंडियाज लार्ज कोल रिजर्व, ओके। इंडिया के पास एक बहुत बड़ा कोल का भंडार है, ओके। तो जो प्राइमरली जो ये भंडार है ये आपको बंगाल और जो ईस्टर्न बिहार है, झारखंड है, यहाँ पर आपको ये सारी जो है खदानें आपको कोयले की मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में जो है इंडिया इंडिजीनियसली जो है अपना जो गैस का जो एनर्जी का जो डिमांड है उसकी पूर्ति कर सकेगा। सो आने वाले समय में इसका और भी फायदा होगा कि अगर हम कोल को कन्वर्ट करते हैं मीथेन गैस में, तो मीथेन गैस से जो है हमारी एयर क्वालिटी को नुकसान नहीं होगा। अभी जब हम कोल को डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उससे हमारी एयर क्वालिटी जो है उसको वो ख़राब होती है, जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है एयर क्वालिटी अगर ख़राब हो। सो कोल इंडिया लिमिटेड, तो उसने जो है यहाँ पर बात की है फर्मिंग अप इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 40,000 करोड़ फॉर ए क्लच ऑफ कोल टू मेथनल प्लांट्स यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। सो हमारी जो घरेलू टेक्नोलॉजी है उसी को यूज़ कर यहाँ पर बात की गई है कि 40,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, ओके, और कर रही है कोल इंडिया लिमिटेड। तो आने वाले समय में जो है यहीं पर जो है मीथेन गैस जो है उसके भंडार जो है बनाए जाएंगे। तो फर्स्ट सच प्लांट जो है इस कम टू अप एट दनकुनी वेस्ट बंगाल। पहला प्लांट जो है वेस्ट बंगाल में लग रहा है। सो जिसके लिए जो है पहले से ही जो CIL ने जो है बिड्स जो है इनवाइट कर दी हैं, लोग आएंगे, बोली लगाएंगे, ओके। जो सही बोली दे देगा उसको जो है वो प्रोजेक्ट जो है अलॉट हो जाएगा।
सो मिथेनॉल क्या होता है? मिथेनॉल एक सिंगल कार्बन कंपाउंड है। सो जिसको हम कहाँ से बना सकते हैं? जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता है, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, जो फसल काट लेते हैं, उसको काटने के बाद जो नीचे का जो वेस्ट बच जाता है, रेजिड्यू बच जाता है, ठीक है, उसको यूज करके भी हम जो है मिथेनॉल बना सकते हैं। हालांकि होता क्या है, उसको हम आग ही लगा देते हैं। जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू बचता है, जो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, दूसरी फसल लगानी होती है तो सीधे सीधे आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको वो जो है हानि पहुंचती है, एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन बातों का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी हम काम ना करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो इम्पैक्ट हो। अगर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है तो सीधे हम खुद इम्पैक्ट होंगे, हमारी हेल्थ जो है वो खुद इम्पैक्ट होगी। ओके, तो एग्रीकल्चर रेजिड्यू को यूज़ करके भी मेथनॉल बनाया जाता है। इसके अलावा जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उससे भी मेथनॉल बनता है। ओके, सो जो ऑटोमेटिक फ्यूल है उसमें भी हम जो है ब्लेंड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक फ्यूल मतलब जैसे हमारे पेट्रोल डीजल है, तो इसमें भी मेथनॉल को ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें ब्लेंड करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है एमिशंस में जो है वो फ़र्क पड़ता है। ओके, सो फर्दर we can have 20% blending of dimethyl ether, a methanol derivative with LPG और cooking gas। so 20% हम जो blend कर सकते हैं डाईमेथाइल ईथर को भी, जो एक मेथनॉल का डेरिवेटिव है। ओके, जिसको ऑयल डेरिवेटिव भी हम कई बार वर्ड यूज़ करते हैं। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं एलपीजी के लिए या कुकिंग गैस के लिए। सो आगे बात करें तो यहाँ पर जो CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने ऑलरेडी 13,000 करोड़ के जो है कोल टू गैस प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर दिए। कहाँ पर? तालचेर, ओडिशा में। तो इसके अलावा जो गैस इस तरीके से जो प्रोड्यूस की जाएगी उसको यूज़ किया जाएगा यूरिया की खाद बनाने के लिए। इसके अलावा और भी जो है 3 से 4 जो है पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। नीति आयोग जो है वो भी जो है यहाँ पर जो है टारगेट रख रहा है कि आने वाले फ्यूचर में हम 100 मिलियन टन का जो कोल है उसको यूज़ करेंगे गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो हमारी जो जितनी भी डोमेस्टिक सप्लाई है नेचुरल गैस की, ओके, तो उसको हम अच्छे से सप्लाई जो है प्रोवाइड कर सकेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी, ये एक क्लीन फ्यूल होगा। ओके, और सबसे एफिशिएंट जो है फॉसिल फ्यूल जो है बनकर उभरेगा आने वाले फ्यूचर में। तो ऐसे जो है कार्बन रिडक्शन प्रोजेक्ट जो हैं उनकी ज़रूरत है रिन्यूएबल पावर के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में। ओके, तो अभी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले भी रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोलर प्लांट लगा रहे हो, ओके, या फिर अपने घर के छत के ऊपर कोई सोलर पैनल लगवाना चाहते हो, तो सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी एमिशंस कम होंगी। ओके, सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है, गुड़गांव में बनाया गया है। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि कितना कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। तो उसके अलावा अगर पैंडेमिक की बात करें तो उससे क्या हुआ है कि कंजप्शन जो टैक्स कलेक्शन हुए हैं भारत सरकार की उसमें कमी आ गई है। जो कंज्यूमर है वो पैसे बाहर नहीं निकाल रहा है, बिना मतलब फालतू खर्चा नहीं कर रहा है, जिससे क्या होगा कि जो सरकार को टैक्स जाता था कंजप्शन के बाद, कंजप्शन टैक्स, ओके, तो उसमें कमी आ गई है। तो फिस्कल डेवल्यूशन जो है वो भी जो है खराब हो चुकी हैं। सो इससे क्या होगा आगे कि जो क्लीन एनर्जी सेस की यहाँ पर बात बोली गई है कि इसको अब ज़रूरत है कि डाइवर्ट करें फिस्कल पर्पसेस के लिए 2022 तक कम से कम, जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से यहाँ पर बात बोली गई है। और साथ ही साथ बोला गया है कि जो इंडो यूएस एनर्जी कॉरपोरेशन है, ओके, तो ये भी जो है अच्छा काम कर सकती है। जैसे अमेरिका जो है यहाँ पर आगे उभर कर आ रहा है, कार्बन को ख़त्म कर रहा है, ओके, कार्बन की कम से कम एमिशन कर रहा है। तो आने वाले समय में हम भी जो है इंडिया भी इससे बेनिफिट ले सकता है। तो ये था सारा आर्टिकल, आई होप आपको समझ आया है। तो ये पार्ट 1 के अंदर मैं अभी इतना ही डिस्कस करूंगा, जल्दी मैं हाजिर होऊंगा पार्ट 2 को लेकर। तो आप तब तक इसको सुनिए, समझिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।